अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो स्पेशल एक टॉपिक के हवाले से है। पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने ये नोट किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके हवाले से कुछ कन्फ्यूजन्स हैं और वो इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मुख्तलिफ सब शेल्स और ऑर्बिटल्स के अंदर किस तरह अरेंज किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर कहीं भी मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखता हूँ 1s2 2s2 2p6 वगैरह, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि 2s के बाद 2p क्यों आया है या 3s के बाद फिर आगे 3d क्यों नहीं हमने लिखा वगैरह वगैरह। तो ये लेक्चर उस हवाले से आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स जो है वो दूर करेगा। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हवाले से बहुत सारी चीज़ों का समझ में होना ज़रूरी होता है, लेकिन फ़िलहाल मैं सिर्फ दो कवानीन के हवाले से बात जो है वो करूँगा। उसमें सबसे पहले है अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल के मुताबिक आजकल अब यानी जदीद केमिस्ट्री के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की तरतीब मुख्तलिफ सब शेल्स या ऑर्बिटल्स वगैरह के अंदर होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंक्रीजिंग एनर्जी के लिहाज से ऑर्बिटल्स के अंदर उनकी तरतीब बनती है। यानी कि ऑर्बिटल्स को जो अरेंज किया जाता है वो उनकी बढ़ती हुई एनर्जी के लिहाज से तरतीब दिया जाता है। यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सबसे लो एनर्जी ऑर्बिटल को फिल करता है, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर उससे ज़्यादा वाले में जाएगा, फिर उससे ज़्यादा वाले में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। यानी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल से आस्ता आस्ता हाई एनर्जी ऑर्बिटल की तरफ उनकी फिलिंग जो है वो चलती है। तो अब उस हिसाब से ये एक डायग्राम मैंने आपके सामने बनाई है जिसमें एस पी डी और एफ सब शेल जो है उनको आपके सामने यूं अरेंज किया गया है, और अब आपने इसकी मदद से समझना है कि किस तरह इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस ऑर्बिटल को फिल करेंगे और उसके बाद किस में जाएंगे और उसके बाद फिर किस में जाएंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेगा इस ऑर्बिटल को, यानी कि फर्स्ट शेल का एस, जिसको आप 1s कहते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि एरो जो है वो गुजर रहा है सेकंड शेल के एस में से, यानी 1s के बाद फिर 2s के बाद फिर एरो गुजर रहा है सेकंड शेल के पी में से, यानी 2s के बाद फिर 2p के बाद फिर 3s के बाद फिर 3p के बाद फिर 4s के बाद फिर 3d के बाद फिर 4p। मतलब आप यहां नोट कर रहे हैं कि 4s और 4p के दरमियान में ये 3d आ रहा है, यानी 4s के फौरन बाद फिर 4d नहीं आ रहा। 4s के बाद आप पीछे को जा रहे हैं और ये 3d में से एरो गुजर रहा है, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन 4p में जाएंगे। 4p के बाद फिर आगे 5s के बाद फिर आगे इसी तरह आप देख सकते हैं कि 4d, देन उसके बाद 5p और उसके बाद ये 6s, और 6s के बाद ये आप देख सकते हैं कि 4f के बाद 5d के बाद 6p के बाद फिर आगे 7s के बाद इसी तरह फिर ये 5f के बाद फिर 6d के बाद 7p, और इसी तरह आगे ये 8s में से गुजरेगा एरो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरतीब के हिसाब से अगर आप इनको जुबानी याद रखें तो ये समझ लें कि इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से आपको पता चलता जाएगा। अब इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से अगर आप गौर करें तो इसका मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में, फिर उसके बाद 2s, फिर 2s के बाद 2p, फिर 2p के बाद आगे 3s, फिर 3s के बाद आगे 3p के बाद 4s के बाद आगे 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर उसके बाद
4d एंड सो ऑन। तो ये 5s के बाद 4d में से गुजरा, फिर उसके बाद 5p, फिर 6s। तो कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से ये तरतीब बनती है। अब ये तरतीब जो है अगर आप ज़बानी याद कर लें तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस ऑर्बिटल को फिल करेगा, फिर किस में जाएगा, फिर किस में जाएगा, एंड सो ऑन। एक तो आपको ये अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से इंक्रीजिंग एनर्जी के लिहाज से मुख्तलिफ सब शेल्स और ऑर्बिटल्स वगैरह की अरेंजमेंट जो है ये याद रखनी पड़ेगी, जुबानी याद करनी पड़ेगी। उसके बाद इसी तरह आपके 5th चैप्टर के आखिर में एक और रूल दिया हुआ है जिसको हम हुंड्स रूल कहते हैं। उस हुंड्स रूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन किस तरह मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स और यूं कह लें कि सब शेल्स वगैरह के अंदर उनकी अरेंजमेंट होती है। तो हुंड्स रूल का मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा डीजेनरेट ऑर्बिटल्स दस्तयाब हों और हमने उन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना हो और इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास एक से ज़्यादा हों, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि उनको एक ही ऑर्बिटल में दोनों को डाल दिया जाए, क्योंकि ऑर्बिटल में ज़रा 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि उनको एक ही ऑर्बिटल में डाला जाए और वहाँ उनकी घूमने की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो, बल्कि वो इस बात को ज़्यादा पसंद करते हैं कि उनको अलग-अलग ऑर्बिटल में डाला जाए, बेशक उनके घूमने की डायरेक्शन सेम ही क्यों ना हो। मसलन दोनों क्लॉकवाइज भी घूम रहे हों या दोनों एंटी क्लॉकवाइज भी घूम रहे हों, तो अगर अलग-अलग ऑर्बिटल के अंदर इस तरह घूम रहे हैं तो भी कोई मसला नहीं। लेकिन वो एक ऑर्बिटल में डाला जाना पसंद नहीं करते कि दोनों को एक ही ऑर्बिटल में डाला जाए और एक क्लॉकवाइज घूम रहा हो और एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो। मसलन इसको मिसाल उसने बुक में जो दे के समझाया है मैं उसी से समझा देता हूं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसका मतलब है कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है और अब ये 6 इलेक्ट्रॉन हमने फिल करने हैं। तो अभी आपने पीछे वो अफबाउ प्रिंसिपल के मुताबिक देखा कि सबसे पहले 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे और ऑर्बिटल में जैसे मैंने कहा ज़रा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 1s में 2 हो गए। 1s के बाद फिर 2s आता है और 2s में 2 हो जाएंगे। 2s के बाद आगे 2p है। अब जिन लोगों ने क्वांटम नंबर वाला टॉपिक ध्यान से पढ़ा है उनको याद होगा कि 2p जो है उसके आगे फिर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। हाँ जी, एक 2px, एक 2py और एक 2pz। तो 2p सब शेल के 3 ऑर्बिटल्स हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन 6 में से 4 जो हैं वो फिल हो चुके हैं 1s और 2s के अंदर। अब आपके पास, आपको पता है, ये तीनों इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल हैं और हम इनको केमिस्ट्री की ज़बान में डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। तो ये आपके पास 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल आ गए। अब ये जो 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, अब ये ऑर्बिटल तादाद में 3 हैं, जबकि ये 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, तो 2 पीछे हमारे पास इलेक्ट्रॉन रह गए। वो 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इन 3 ऑर्बिटल्स के अंदर उन्होंने फिल होना है। तो इलेक्ट्रॉन इस चीज को पसंद नहीं करते कि दोनों इस तरह इन तीनों में से किसी एक के अंदर ही चले जाएं। मिसाल के तौर पर 2px के अंदर ही दोनों चले जाएं और y और z जो है उसमें 0 0 यानी कि वो खाली रहें, या दोनों जो हैं वो 2py के अंदर ही चले जाएं और x और z जो है वो खाली रहें, या दोनों जो हैं वो 2pz के अंदर चले जाएं जबकि x और y जो है वो दोनों खाली रहें। ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन इस चीज को पसंद नहीं करते, वो इस चीज को पसंद करते हैं कि वो अलग-अलग इन 3 में से कोई 2 ऑर्बिटल्स के अंदर चले जाएं। मिसाल के तौर पर एक इसमें चला जाए और एक इसमें चला जाए और 2pz जो है वो खाली रहे। तो लिहाजा जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी तो 1s में 2, 2s में 2 और उसके बाद जो 2p है उसके चूंकि 3 ऑर्बिटल्स होते हैं इसलिए वो अलग-अलग ऑर्बिटल्स में रहना पसंद करेंगे, चाहे दोनों यहाँ क्लॉकवाइज ही क्यों ना रिवॉल्व कर रहे हों या दोनों जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज क्यों ना रिवॉल्व कर रहे हों, लेकिन वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि दोनों जो हैं वो एक ही ऑर्बिटल के अंदर डाल दिए जाएं और बाकी 2 ऑर्बिटल जो हैं वो खाली रहे। तो हुंड्स रूल के मुताबिक इस तरह आप जब भी फिलिंग करेंगे तो इस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑर्बिटल्स के अंदर किस तरह फिल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है।
तो अब उसमें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन यानी 16 इलेक्ट्रॉन है जो फिल होने हैं। 1s में 2, फिर 2s में 2, फिर उसके बाद जो 2p है, जैसे मैंने कहा कि उसके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 2px, 2py और 2pz। तो अब इसमें पहले फटाफट आपने यूं 2-2 नहीं डालने। अमूमन जब हम लिखते हैं तो इस तरह एक एक पहले लिखते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब 16 में से 4 इलेक्ट्रॉन यहां फिल हो गए, 5 ये, 6 ये, 7 ये। लेकिन अभी भी चूंकि इलेक्ट्रॉन हमारे पास और मौजूद हैं, इसलिए अब ये दूसरा आना शुरू होगा। और ये एक एरो सीधा और एक उल्टा लगाने का मतलब ये है कि एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहे हैं। तो 4 ये हो गए और 6 ये हो गए। कितने हो गए? 10। 16 में से 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, यानी कि 2p में 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। उसके बाद 2p के बाद होता है 3s। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये 12 हो गए। और उसके बाद फिर 3p जो है उसमें फिर 3 ऑर्बिटल होंगे, 3px, 3py और 3pz। तो अब ये 10, 2, 12 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब हमारे पास 16 में से 4 रह गए, तो अब फिर एक पहले इसमें जाएगा। ठीक है जी, 12 और 1 13, 14 और 1 15, और एक बच गया। वो इन तीनों में से अब किसी के अंदर भी आप डाल दें, मसलन जैसे मैंने यहां डाल दिए। तो अब इसका मतलब है कि y और z में एक एक रहेगा। आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि 10 ये हो गए, 12 ये हो गए, तो फटाफट आप 2 इसमें लिख दें कि 14 हो गए और 2 इसमें लिख दें कि 16 हो गए और इसको खाली छोड़ दें। नहीं, इलेक्ट्रॉन पहले अलग अलग ऑर्बिटल में ही जाना पसंद करता है। तो 10, 2, 12, 13, 14, 15 और उसके बाद 16वां इसके अंदर आ गया। तो अब ये दोनों जो है इनमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा, जबकि यहां तक जो है वो इस तरह 2-2 करके फिल हो गए। तो हुंड्स रूल के मुताबिक यानी आपने इस तरह इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो है वो करनी होती है। अब इस हिसाब से आपने जो टेबल दिया हुआ है आपकी बुक में, उसमें आपने ये 36 एलिमेंट्स की कन्फिग्रेशन जो है वो दी गई है। इन 36 एलिमेंट्स की कन्फिग्रेशन जो है उसमें से क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर 24 है और कॉपर जिसका 29 है, इनको छोड़ के आपने बाकी एलिमेंट्स की कन्फिग्रेशन जो है वो इसी तरह उसकी प्रैक्टिस करते जाना है। ये क्रोमियम और कॉपर जो है इसके बारे में आपको अलग से फिर ब्रीफ किया जाएगा कि इनकी कन्फिग्रेशन जो है वो आम मामूल की कन्फिग्रेशन से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वो किस तरह होती है उस पर फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारी बात होगी।